चलो देखते हैं अपने पास। हमने वर्क डन के बारे में देख लिया था कि एक फोर्स के कारण वर्क डन जो आता है वो किसके बराबर, तो एफ डॉट कितना होता है डेल्टा आर वेक्टर, यानी डेल्टा आर क्या होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। अगर एक वेरिएबल, अगर बहुत सारे फोर्सेज हैं तो क्या लिखा था अपन ने कि एफ नेट डॉट डेल्टा आर वेक्टर लिखा था। कंपोनेंट के फॉर्म में क्या लिखा था अपन ने, तो एफ एक्स जो सिग्मा एफ एक्स इंटू कितना डेल्टा एक्स प्लस सिग्मा एफ वाई इंटू कितना डेल्टा वाई और प्लस सिग्मा एफ जेड कितना आया था सिग्मा एफ जेड इंटू कितना डेल्टा जेड, यही आया था। और एक और केस देखा था जब अगर वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन हो तो वर्क डन का क्या आया था फॉर्मूला, एफ डॉट डी आर वेक्टर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आई थी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है? तीनों तरह से देख लिया था अपन ने, जब एक सिंगल फोर्स के कारण, उसके बाद अलग बहुत सारे फोर्स। क्लियर? याद ये बताओ भाई फटाफट बोलो, ये तीनों केस हमने देख लिया था, हाँ कि ना? चलो यार सवाल करते हैं, पहले थोड़े बहुत बेसिक सवाल करते हैं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है फोर्स वेक्टर एफ इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब पार्टिकल जो का जो पोजीशन चेंज हो रहा है, वो पोजीशन चेंज हो रहा है r1 इक्वल्स टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप से कहाँ तक जा रहा है वो r2 वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है? हाँ हाँ यही है 1 घंटे के। यहाँ देखो R1 से वो R2 तक जा रहा है, वर्क डन निकालो। वर्क डन अगर निकालना है तो चलो यार एक बार देखो, एक सवाल मैं सॉल्व कर दूं या ट्राई करोगे? ये मान लो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 3 यहाँ से लग रहा है R1 से R2 तक, ठीक है? फोर्स लग रहा है, पार्टिकल R1 से R2 तक डिस्प्लेस हो रहा है, हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है? अब एक बात बताओ, इसमें वर्क डन आप लोग निकालोगे या फिर मैं एक बार सॉल्व कर दूं एक सवाल? ये बताओ फटाफट बोलो जल्दी से, ट्राई करोगे? फटाफट ट्राई करो, फिर फटाफट ट्राई करो सभी, फटाफट ट्राई करो, थोड़ा जल्दी करना बेटा आप लोग, कुछ नहीं करना है, एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर करना है, जो कि अपना डेल्टा आर हमें पता है कैसे निकालते हैं। चलो देखो यार, यहाँ पे हम लोग करेंगे वर्क डन इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, यही होता है। डेल्टा आर वेक्टर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो डेल्टा आर वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यही होता है। R2 वेक्टर माइनस कितना R1 वेक्टर। तो चलो यार R2 माइनस R1 करेंगे तो कितना आएगा, दिस वन माइनस दिस वन। यहाँ से देखते जाओ, मैं डायरेक्ट डेल्टा आर लिख रहा हूँ, 1 माइनस 2 माइनस आई कैप माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3j कैप और 3 माइनस ऑफ माइनस यानी कितना आ जाएगा 4k कैप। ये डेल्टा आर में किसी को कोई दिक्कत? फटाफट बोलो जल्दी से, डेल्टा आर में किसी को कोई दिक्कत? डेल्टा आर में किसी को कोई दिक्कत? चलो यार डेल्टा आर निकाल लिया, वर्क डन इक्वल्स टू क्या करेंगे, तो एफ डॉट डेल्टा आर यानी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट कितना आएगा माइनस आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है? अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करना हो तो क्या करेंगे, तो सिर्फ आई वाले का आई वाले के साथ, 3 का इसके साथ माइनस 3, इस वाले का इस वाले साथ माइनस 6 और 1 का 4 के साथ तो प्लस 4। कितना आ जाएगा माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5 जूल के बराबर। कितने लोगों का सही था फटाफट बोलो, माइनस 5 जूल। कितने लोगों का सही था? चलो यार अब एक बार देखो, मान लो अपने पास अगर ये चीज आए, ठीक है? चलो यार अब यहाँ से अगर हम लोग देखें कभी ऐसा हो जाए कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेज लग रहे हैं,
एक से ज्यादा फोर्स लग रहा हो, जैसे मान लो मैंने ये लिखा कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक F1 फोर्स लग रहा है, कितना, जैसे मान लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। दूसरा फोर्स लग रहा है कितना, F2 वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। और पार्टिकल का जो पोजीशन है वो चेंज हो रहा है, R1 वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप से R2 वेक्टर तक जा रहा है, वो i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप तक। ठीक है, अब इस केस में अगर हमें वर्क डन निकालना हो, ठीक है, तो वर्क डन के लिए अब एक बात देखो यार, सबसे पहले तो हमने वर्क डन इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स इंटू डी एक्स, सिग्मा एफ वाई इंटू डेल्टा वाई और सिग्मा एफ जेड इंटू डेल्टा जेड। ठीक है, तो पहले एक बार देखो यार, सिग्मा एफ एक्स एफ वाई एफ जेड तो दोनों को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, हमें डेल्टा एक्स डेल्टा वाई और डेल्टा जेड की वैल्यू निकालनी है, तो पहले एक तरह से हम डेल्टा आर वेक्टर निकाल लेते हैं। डेल्टा आर निकालेंगे कितना आएगा, तो ये जो है हमारा कितना है, R2 वेक्टर इक्वल्स टू 1 माइनस 3 माइनस 2i कैप माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 3j कैप 1 माइनस माइनस यानी प्लस 7k कैप, यही आएगा। क्लियर यहाँ तक, हाँ या ना यार, डेल्टा आर वेक्टर तो क्लियर हो गया होगा सभी को। चलो यार, अगर मान लो एफ नेट वर्क डन इक्वल्स टू करे तो क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस कितना आएगा, सिग्मा ऑफ एफ वाई इंटू डेल्टा वाई और प्लस सिग्मा ऑफ एफ जेड इंटू कितना, डेल्टा जेड। तो सिग्मा एफ एक्स क्या होगा, सबका समेशन, तो 2 प्लस 3 5 डेल्टा एक्स माइनस 2, साइन के साथ लेना है, ध्यान रखना अपने को। फिर सिग्मा एफ वाई करेंगे 3 माइनस 2 1, डेल्टा वाई तो डेल्टा वाई की वैल्यू माइनस 3, सिग्मा एफ जेड करेंगे तो 1 प्लस 1 2 और डेल्टा जेड करेंगे तो कितना 7, किसके बराबर, -10 -3 प्लस 14 किसके बराबर, तो +1 जूल के बराबर। 28 कहाँ से ले आए थे तुम लोग यार, एक बात बताओ यार, डॉट प्रोडक्ट कर रहा है तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, 26 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 1। क्या ये ऐसे सवाल हो जाएंगे अब, हाँ या ना ये बताओ, क्या ऐसा सवाल हो जाएगा। अब ऐसे 2-4 करने की जरूरत तो नहीं है यार, कुछ नहीं करना अपने को, F1 प्लस F2 करो, फिर डेल्टा एक्स डेल्टा वाई करो, निकाल लो, फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मान लो अगर वेरिएबल फोर्स के कारण वर्क डन निकालना हो, ठीक है, वेरिएबल फोर्स के कारण अगर निकालना है, तो जैसे अगर एक पार्टिकल पे फोर्स दिया हुआ है, मान लो 3xi कैप प्लस 2yj कैप, ठीक है, एक पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है और पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है हमने 0,0 से 1,2 तक। हमें वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। एक तो हमें फोर्स की वैल्यू क्या है 3xi कैप प्लस 2yj कैप, और पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 0,0 से लेके 1,2 तक। हमें क्या निकालना है, वर्क डन। तो देखो यार, हमने इक्वेशन जो फॉर्मूला लिखा था, देखा था वर्क डन डी डब्ल्यू क्या आएगा, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। अब यहाँ पे जेड कंपोनेंट नहीं है तो ऐसे ही रहने देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कितनी 3x dx प्लस एफ वाई की वैल्यू तो 2y dy। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक, तो x की लिमिट 0 से 1, y की लिमिट 0 से लेके तो 2 तक। क्लियर यहां तक, हाँ या ना, x की लिमिट 0 से 1, y की लिमिट 0 से 2 तक। ठीक है भाई, चलो यार अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो 3 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, x dx का इंटीग्रेशन सभी को पता है x² 2, और लिमिट कहां से कहां तक पुट करोगे 0 से 1 प्लस ये कितना आएगा y dy का इंटीग्रेशन, तो y² 2 लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2 तक। ठीक है भाई, अब एक बात देखो, यहां से अगर सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 1/2 माइनस 0 प्लस 2 इंटू कितना आएगा
2 का स्क्वायर 4/2 माइनस 0। तो फाइनली ये कितना आएगा? तो 3/2 प्लस कितना, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 4 यानी कितना हो जाएगा? 11/2 जूल के बराबर। क्या प्रोसेस समझ आया सभी को? हाँ कि ना? क्या कैसे प्रोसीड करना है, कैसे सॉल्व करना है, सभी को समझ आया? अगर मान लो वेरिएबल फोर्स दिया हो, क्या ये समझ आया सभी को? सर x इक्वल टू 1 और 2। एक क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये है क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, देखो कि एक पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स लग रहा है और पार्टिकल को डिस्प्लेस किया हमने 0,0 से लेके 1,2 तक, यानी उसका x कोऑर्डिनेट 0 से 1 हुआ है और y कोऑर्डिनेट 0 से 2। तो यही मैंने भी किया कि 0 से 1 x में चेंज और y में 0 से 2। इंटीग्रेशन वाले सारी चीजें बस हमने पढ़ रखी है, इंटीग्रेट किया, बस सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई, हाँ है ना? क्लियर? चलो यार एक सवाल करो, एक सवाल अब आपको करना है। यहाँ पे देखो, यहां से अगर देखें, मान लो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है कितना? सपोज ये दे दिया 3x² i कैप प्लस 2yj कैप। पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है हमने 1,1 से लेकर के 3,4 तक। चलो वर्क डन बताओ फटाफट, बिल्कुल एक ही सवाल कराएंगे, वर्क डन फटाफट निकालो कि पार्टिकल के द्वारा वर्क डन कितना होगा। चलो देखो यार, यहाँ पे वर्क डन जो निकालेंगे तो वर्क डन इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? तो वर्क डन W इक्वल्स टू fx dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy, यही आएगा। fx dx की बात करें कितना आएगा? 3x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2y dy। लिमिट देखो, 1 से ये x में 3 जा रहा है और ये 1 से 4 में, 1 से 3 1 से 4, ये कितना हो जाएगा? तो 3 इंटू x² का इंटीग्रेशन x³ 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, 1 से 3 प्लस 2 इंटू कितना आएगा? y²/2, लिमिट कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 4 तक। अब एक बात देखो, यहां से अगर हम बात करें तो कितना आएगा? तो ये हो जाएगा 27, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना? 27 प्लस ये कितना हो जाएगा? एक मिनट बेटा, गलत हो रहा है, ये कितना हो जाएगा? एक बार 3 और एक बार 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 3 का क्यूब 27 माइनस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1, यानी किसके बराबर? 26 प्लस 15, यानी किसके बराबर? 41 जूल। क्या ये बताना बेटा सभी को क्लियर हो गया क्या? हाँ कि ना? पहले ये बताओ, क्या इस तरीके का सवाल सभी को क्लियर हो गया? कुछ नहीं करना, एक्स वाला कंपोनेंट लिखो, उसको इंटीग्रेट करो, लिमिट पुट करो। ठीक है भाई। अब एक बात यहाँ पे ध्यान रखो, आगे चल के जाना कभी फोर्स ऐसा भी आ सकता है 3y² i कैप प्लस 4x² j कैप। ठीक है, ये सवाल अगर आपको अभी कहीं मिलता है तो वो अभी नहीं करना है। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? तो देखो यार, x कंपोनेंट वाले पार्ट में x भी आ रहा है, y वाले में y ही आ रहा है, उसमें x में y² आ रहा है और y में x² आ रहा है। ठीक है ना? तो इस तरीके के सवाल अभी आगे चल के करेंगे अपन, जब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे उस समय ये सवाल करेंगे। तो अगर आप कहीं 1-2 दिन के बीच में आप ऐसे सवाल मिल रहे हैं तो वो अभी छोड़ देना, ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा पढ़ाऊंगा नहीं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक बेटा? हाँ कि ना? पहले ये बताओ फटाफट, बोलो जल्दी से, आगे बढ़े। अब देखो यार, अपन ने देख लिया, एक फोर्स लगाओ वर्क डन निकाल लेंगे, उससे ज्यादा फोर्स लगाओ तो भी निकाल लेंगे, वेरिएबल लगाओ तब भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक ग्राफिकल मेथड हम लोग देख लेते हैं कि ग्राफिकल मेथड टू कैलकुलेट वर्क डन। ग्राफिकल मेथड अगर हम लोग देखें तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। ठीक है भाई, जैसे मान लो हमने एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का अगर कर्व दिया हुआ है कोई भी, एफ और एक्स का अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, मान लो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रहा है तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहे हैं, ये अगर कुछ कर्व ऐसा है अगर इस तरीके का, तो मुझे अगर यहाँ से x डिस्टेंस पे जा करके मान लो फोर्स कितना F और ये कितना dx, ये आएगा कुछ ये वाला एरिया। ठीक है, यही आएगा ना एरिया। यहाँ पे मान लो फोर्स कितना है भाई? F के बराबर,
तो अगर मैं इसका एरिया लिखूं तो एरिया जो आएगा वो डीए के बराबर, और मुझे वो ये चीज लगता है कि एफ इंटू डी एक्स के बराबर। क्या बोलते हैं, हाँ या ना? अगर इस पार्ट पे मैं एरिया निकालूं तो एरिया कितना आएगा, एफ इंटू डी एक्स। एरिया कितना आएगा, एफ इंटू डी एक्स। अब एफ इंटू डी एक्स निकाले तो अगर इस पूरे का एरिया निकालना है अपने को, ठीक है, मान लो हमने कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेकर के x2 तक का एरिया निकालना, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, हाँ या ना? अगर ये पूरा एरिया निकालना है तो इंटीग्रेट करो भाई। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x1 से लेके x2 तक, और एरिया 0 से लेके a तक। और एक बात सोचो कि एफ इंटू डी एक्स हमारा क्या होता है, वर्क डन, हाँ या ना? ये हमारा क्या होगा, वर्क डन, 0 से मान लो W। तो यानी वर्क डन जो होता है बेसिकली वो होता क्या है, तो एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। एरिया ऑफ किसका होगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। यानी जब भी अगर आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया हो तो आप उसका एरिया कैलकुलेट करो, वही आपको क्या देगा, वर्क डन। क्या ये चीज क्लियर, हाँ या ना? क्या ये चीज क्लियर हो गया आपको, हाँ या ना? जब भी आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया हो उसका एरिया निकालो, वही हमारा क्या होगा, वर्क डन। चलो अब एक सवाल कर लो फटाफट जल्दी से इस वाले पार्ट में। मान लो कि ये हमारा फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ऐसा एक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये कर्व दिया हुआ है। ये फोर्स मान लो 10 न्यूटन है, ये डिस्प्लेसमेंट मान लो 5 मीटर, ये 7 मीटर, और ये कितना है, 10 मीटर, और ये कितना है, तो माइनस कितना दे दो मैं, -20 न्यूटन ले लो, ठीक है भाई। अब इस केस में अगर हमें वर्क डन निकालना है, ठीक है भाई, वर्क डन निकालो, तो देखो यार इसके ऊपर का एरिया हमें पॉजिटिव लेना है और इसके नीचे का एरिया हमें नेगेटिव लेना है, ठीक है। अगर जब भी वर्क डन निकालो इसके ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव। ऐसा क्यों, ये सुन लो पहले। ये फोर्स क्या बता रहा है कि पार्टिकल का फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है। लेकिन ये पार्ट हमें क्या बता रहा है कि पार्टिकल का फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसीलिए ये वाला पार्ट हम लोग क्या लेते हैं, ये वाला एरिया पॉजिटिव, ये वाला एरिया नेगेटिव। क्या ये चीज क्लियर हुआ? क्यों लेते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स होता है यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्स नेगेटिव है यानी अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, ऊपर का एरिया पॉजिटिव, नीचे का एरिया नेगेटिव। क्लियर, हाँ कि ना? चलो यार फटाफट एरिया निकालो, वर्क डन मिल जाएगा, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो यार एक बार देखते हैं, अब इसका एरिया निकालना है तो चलो यार इसका एरिया निकालना है अपने को। इसका एरिया किसके बराबर होगा, तो 1/2 इंटू, एक ये ट्रेपेजियम है तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ये कितना 7 और प्लस कितना 5, तो 7 + 5 और इंटू हाइट किसके बराबर, तो यही इसकी हाइट होगी, तो इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12, 60 जूल। यहाँ से अगर देखें तो ये कितना 1/2 इंटू बेस कितना 3 और हाइट कितना है, तो -20, तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 20, यानी 30 जूल के बराबर। एक्चुअल में ये -30 जूल आएगा। तो नेट वर्क डन किसके बराबर, तो वर्क डन कितना 60 - 30 = 30 जूल। ये कैसे कैसे आंसर तुम लोगों ने दे दिए थे भाई, कितने लोगों का सही है बताओ बेटा फटाफट। वंदना का सही है, लक्ष्य का सही, चलो यार। क्या अभी ये 3 थे, वो 3-4 चीजें मैंने बताई, 3-4 तरह से अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करने की। पूरी चीजें क्लियर, हाँ या ना? फटाफट बोलो, क्या ये इस तरह से क्लियर हो गया, हाँ कि ना? चलो यार अब एक बार देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद का जो पार्ट है ना, हम लोगों ने वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। हाँ कर्व में आएगा तो आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा। मान लो अगर कुछ इस तरीके का अगर कर्व दे दिया अपन ने इस तरीके का, तो इसका इक्वेशन दे देगा कि मान लो y = x² प्लस कुछ भी है, तो वो तो फिर वही है, सॉरी फोर्स की वैल्यू मान लो दे देंगे।
तो यार वो तो वेरिएबल फोर्स वाला यही तो आता है, समझ आया कबीर, हाँ कि ना? वेरिएबल फोर्स वाला यही तो आएगा, निकाल सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं कि वर्क डन बाई mg के बारे में, ठीक है। अब अलग अलग जो फोर्सेज जो लग रहा है ना, उनके द्वारा जो वर्क डन होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। नहीं, आपको अगर जैसे देखो, या तो अगर आपको इक्वेशन ऐसा दिया हो, स्ट्रेट लाइन वगैरह दिया हो, तो उसका इक्वेशन तो आप खुद से निकाल सकते हो। अगर कोई अननोन कर्व दिया हुआ रहेगा तो आपको उसका इक्वेशन दिया रहेगा, तो आप टेंशन ना लो कि हाँ यार इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो यार अब एक बार देखो, यहाँ पे अब हम इसके बाद जो है ना सेकंड पार्ट जो है अपना, ये तो हमने वर्क डन निकालना सीख लिया। अब हम लोग कुछ अलग अलग जो फोर्सेज है ना, उन सब के कारण वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लो हम लोग वर्क डन बाई mg पढ़ेंगे, फिर इंटरनल फोर्सेज पढ़ेंगे, फिर फ्रिक्शन के कारण। अब फ्रिक्शन में दोनों तरह का फ्रिक्शन देखेंगे कि स्टैटिक और काइनेटिक। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सूडो फोर्स के द्वारा स्प्रिंग फोर्स। तो इन सब का वर्क डन देखेंगे। अब इन सब का वर्क डन देखेंगे तो जो हमने जो चैप्टर में 3 पार्ट लिखे थे, वर्क, एनर्जी और पावर, तो उसमें वर्क वाला पार्ट वहां पे जाके पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, एनर्जी पे। तो चलो यार देखते हैं अब इसके बाद वर्क डन बाई mg। जैसे मान लो अगर हम लोग देखते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया यहाँ से, अगर ये m मास का अगर ऑब्जेक्ट लिया अपन ने, ये इसको h हाइट ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, h हाइट कितना ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है भाई। अगर हम h हाइट ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं तो mg के द्वारा वर्क डन कितना होगा, mg के द्वारा जो वर्क डन आएगा वो किसके बराबर, तो देखो यार इसके ऊपर h हाइट ऊपर डिस्प्लेस किया तो वर्क डन बाई mg कितना आएगा, तो हमने पता है कि F डॉट S होता है, फोर्स कितना लगेगा उसकी इस ब्लॉक के ऊपर mg, नीचे कितना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट h, और थीटा कितना cos 180 डिग्री। चूंकि फोर्स ऊपर लग रहा है, कहीं भी अगर देखें तो mg ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर के डायरेक्शन में, थीटा 180 यानी कितना आएगा, माइनस ऑफ mgh के बराबर। क्लियर, हाँ कि ना? ये बताओ फटाफट बोलो जल्दी से, क्या ये क्लियर हो गया? अगर मान लो एक स्मॉल m मास को, ये एंगल मैंने थीटा लिया, ठीक है, ये वाली हाइट दे रखी है h के बराबर और ये वाली डिस्टेंस दे रखी है l के बराबर, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट को, स्मॉल m मास को, मैं यहां से इस वाले पॉइंट तक मूव कराया, मैंने इस वाले पॉइंट तक अगर मैं मूव करा रहा हूं, तो हमें वर्क डन बाई mg कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाई mg। तो अब एक बात देखो, अगर यहां से यहां तक मूव करा रहे हैं तो mg का ये कंपोनेंट वर्क करेगा, हाँ कि ना, mg साइन थीटा। यार ये जो mg cos थीटा होगा, क्या ये भी वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ये बताओ। mg का कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा, mg साइन थीटा। mg cos थीटा के कारण कोई भी वर्क नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इनके बीच का यहाँ पे थीटा कितना है भाई, 90 डिग्री। तो इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो कितना, 0। कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा, mg साइन थीटा। तो वर्क डन किसके बराबर, तो चलो यार mg साइन थीटा, ठीक है, इनटू किसके बराबर, डिस्प्लेसमेंट कितना l, इनटू किसके बराबर, थीटा कितना। अब एक बार देखो, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो क्या लिखेंगे, cos 180 डिग्री, cos क्या लिखेंगे, cos 180 डिग्री। क्या बोलते हो, क्लियर हुआ ये चीज, हाँ कि ना? mg sin थीटा नीचे, डिस्प्लेसमेंट एल ऊपर, थीटा cos 180। जहां नहीं समझ आए पूछ लेना बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है ये सब, वर्क एनर्जी पावर, जो हर एक चैप्टर में आगे चल के यूज होगा, ठीक है। तो देखो यार, ये L साइन थीटा जो लिखा हुआ है मैंने, क्या इस L साइन थीटा को मैं H लिख सकता हूं क्या? ये हमारा L हो गया, इसका एक कंपोनेंट। एक बात सोचो, यहाँ पे ये हमारा L है, ये वाला पार्ट, ये कंपोनेंट क्या होगा, ये थीटा एंगल, ये क्या होगा, L cos थीटा, और ये कौन सा होगा, L साइन थीटा, और यही L साइन थीटा क्या होगा, H cos 180 माइनस 1, यानी ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ mgh के बराबर। क्लियर, हाँ है ना? फटाफट बोलो, क्या ये क्लियर हो गया? अब एक बार देखो, ये हमें क्या बता रहा है कि अगर देखो, जैसे मान लो मैं ऊपर की तरफ ले गया इस पार्टिकल को डायरेक्टली, एक बार ऐसे इंक्लाइंड स्लोप पे ले गया, लेकिन इस दोनों के केस में mg के द्वारा जो वर्क डन आया वो क्या आ रहा है, सेम, हाँ कि ना? दोनों के द्वारा जो वर्क डन आ रहा है mg के द्वारा कितना आ रहा है,
एच के बराबर, mgh माइनस mgh। यानी एक पॉइंट हमें क्या यहाँ से पता चल रहा है कि वर्क डन बाई mg डजंट डिपेंड अपॉन पाथ, डजंट डिपेंड अपॉन पाथ, अपॉन पाथ फॉलोड, ठीक है ना, पाथ फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट। किसी भी पाथ पे ले जाओ, हमेशा ऑब्जेक्ट पे जो वर्क डन होगा mg के द्वारा वो क्या होगा, सेम। मान लो मैं अपने पास एक ऐसे सरफेस पे ला रहा हूँ, ठीक है, एक ऐसा अपने पास स्मॉल एम मास, ये धीरे 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 ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है भाई। अगर ऐसे आ रहा है, ये हाइट कितनी है h, तो ये हाइट h है, तो वर्क डन बाई mg किसके बराबर, क्या प्लस mgh, हाँ कि ना। ये ऊपर से नीचे ला रहे हैं, ऊपर से नीचे ला रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं मैं प्लस mgh इसलिए आया क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। बाकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, सेम। क्लियर, हाँ है ना। तो कैसा भी पाथ अगर हो, mg के द्वारा जो वर्क डन है वो उसके पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर ये कॉन्सेप्ट। अब एक बात देखो, अगर ये पार्टिकल, अगर मान लो ये पार्टिकल को ये ऊपर, नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, नीचे से अगर ऊपर ले जाए तो वर्क डन बाई mg कितना आ रहा है, नेगेटिव। अगर एक बात देखो कि अगर पार्टिकल को नीचे से ऊपर ले जाए तो वर्क डन कैसा, नेगेटिव, और वही पार्टिकल को ऊपर से नीचे लाए तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। क्या ये चीज क्लियर। वर्क डन बाई mg कौन सा, नेगेटिव, और इस केस में वर्क डन बाई mg कैसा, पॉजिटिव। क्या यहां तक सभी को कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ, हाँ या ना। क्या यहां तक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। चलो यार, अब आते हैं नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं वर्क डन बाई किसके द्वारा, इंटरनल फोर्सेस, ठीक है, वर्क डन बाई इंटरनल फोर्सेस, ठीक है ना। एक बार देखो, वर्चुअल वर्क मेथड बताया गया होगा आपको, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बताया था मैंने। उस समय मैंने बोला था यहाँ पे कि देखो, इंटरनल जो टेंशन होता है वो इंटरनल फोर्स हो जाता है, उसके कारण वर्क डन मैंने बोला था कि 0 होगा। यहाँ पे देखते हैं अपन, मान लो दो ब्लॉक कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्मॉल एम मास, ठीक है, m1 ले लो, मास का तो कोई रोल है नहीं, ये m2 मास, ठीक है भाई। इसके ऊपर सपोज इधर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर इधर के डायरेक्शन में, ये F फोर्स इधर, ये F फोर्स इधर, और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये पूरा जो सिस्टम है, ये मान लो ये इधर की तरफ हम मान लेते हैं कि ये कितना डिस्प्लेस हुआ, dx1, और ये कितना डिस्प्लेस हुआ, dx2 के बराबर, ठीक है। ये इधर की तरफ dx1 डिस्प्लेस हुआ, ये इधर की तरफ dx2। क्या ये चीज क्लियर, हाँ कि ना, फटाफट बोलो जल्दी से। चलो अब एक बात देखो, मैं अगर इस वाले के कारण फोर्स देखो, वर्क डन, ये फर्स्ट ब्लॉक, इसको एक काम करते हैं, इसको मैं m1 ले रहा हूं, इसको m2 ले रहा हूं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x1 x2 उसका, इसका dx1 लिया है। वर्क डन ऑन, वर्क डन ऑन, वर्क डन ऑन फर्स्ट ब्लॉक, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक पे वर्क डन देखे तो कितना आएगा, तो अगर बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो dw1 वर्क डन क्या आएगा, तो माइनस ऑफ f इंटू dx1 के बराबर। क्या बोलते हो, हाँ कि ना। यार फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, वर्क डन कितना, तो माइनस ऑफ f इंटू कितना, dx1। अगर यहां से ऑन सेकेंड ब्लॉक अगर हम बात करें, ऑन सेकेंड ब्लॉक अगर बात करें तो dw इक्वल्स टू क्या, पार्टिकल पे फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, यानी किसके बराबर, तो f इंटू dx2 के बराबर, हाँ कि ना। इस पार्टिकल पे फोर्स इधर, dx2 इधर के, और फोर्स भी इधर, f इंटू dx2। अब नेट वर्क डन अगर निकाले तो नेट वर्क डन तो किसके बराबर, तो क्या मैं ऐसा लिखूं कि f इंटू dx2 माइनस dx1, हाँ कि ना। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, f इंटू dx21। क्लियर है ये चीज। यानी एक बात सोचो कि ये dx2 माइनस dx1 क्या है, कि पार्टिकल का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये बोल रखा है कि dx2 माइनस dx1 क्या बता रहा है, जैसे ऐसे देखो, मान लो एक आदमी यहाँ पे है और दूसरा आदमी यहाँ पे है, ठीक है।
मान लो ये मैं बोलूं कि ये 3 मीटर गया और ये इधर की तरफ 4 मीटर गया, तो मान लो मैं 4 - 3 कर रहा हूं, तो ये क्या बता रहा है कि 1 मीटर ये लोग पास आए हैं, हाँ कि ना। अगर ये 4 मीटर इधर गया, ये 3 मीटर इधर की तरफ, यानी ये क्या बताएगा कि ये 1 मीटर पास आए हैं। 4 - 3 क्या है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स, हाँ कि ना। ये बताओ भाई, 4 - 3 क्या है अपना? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दिस टू पार्टिकल्स, हाँ कि ना। तो चलो भाई, अगर मान लो यहां से देखें तो dx2 - dx1 ये क्या हुआ? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पार्टिकल्स, बिटवीन पार्टिकल्स लिख लेते हैं। अब एक बात सोचो जरा कि अगर मान लो dx2 - dx1 0, इफ dx2 - dx1 जो हो जाए वो 0 हो जाए, dx2 - dx1 क्या हो जाए? 0, तो क्या वर्क डन 0, हाँ कि ना। ये बताओ, dx2 - dx1 अगर 0 जाए, अभी थोड़ा सा फील आ जाएगा, पहले ये चीज समझो कि हाँ यार ये तो ऐसा हो रहा है। तो देखो यार, अब टेंशन के केस में अगर देखे, बेटा सभी को क्लियर है ये चीज? पहले ये बताओ, हाँ या ना, क्या ये सभी को क्लियर है, हाँ या ना। लास्ट पार्ट में बता देता हूं, मैं बोल रहा हूं कि जैसे देखो इसकी, ये इस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो क्या लगेगा? -f इंटू dx1 और इस पे f इंटू dx2, नेट वर्क डन। मैंने दोनों को ऐड कर दिया तो ये आया। ये क्या बता रहा है हमें? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बता रहा है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कितना चला है, पास आया है कि दूर आया है। मान लो ये 3 मीटर यहां से चला, ये 4 चला, तो ये 1 मीटर पास ही तो आया है, ठीक है। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट तो होगा, अभी पता चलेगा m2 उधर क्यों जा रहा है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो होगा, सॉरी इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात देखो, ये हमने देख लिया कि यार इंटरनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो किस बात पे डिपेंड करता है? तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ब्लॉक्स। अब एक बात देखो, मैंने 2 ब्लॉक ले लिए, एक m1 दूसरा कितना m2, इसके ऊपर टेंशन जो लगेगा वो इधर की तरफ T लगेगा और इसके ऊपर टेंशन इधर की तरफ T लगेगा, हाँ कि ना। इसके ऊपर टेंशन T इधर, इसके ऊपर टेंशन T इधर, क्लियर। क्या ये दोनों साथ में जाएंगे, हाँ या ना? क्या ये दोनों साथ में जाएंगे? दोनों अगर साथ में जा रहे हैं तो अगर ये पार्टिकल अगर x इधर गया है तो क्या ये भी x, हाँ या ना? क्या अगर ये x इधर की तरफ गया तो दूसरा वाला भी x इधर ही जाएगा? अब एक बात सोचो, अगर दोनों x गए हैं तो क्या इनके बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये बताओ, इनके बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। अरे यार, मैं भी अगर एक 5 मीटर इधर चलूं, वो भी 5, दूसरा कोई आदमी भी 5 मीटर इधर ही चले, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0। तो अब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन बाई जो टेंशन होगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये कैसे फोर्स है? इंटरनल। अभी आएगा भी, देखना। इसके ऊपर अगर मैं वर्क डन निकालू W1, तो लो भाई T इंटू एक्स, T इधर x इधर। W2 मैं निकालू तो T इधर x इधर, तो -T इंटू एक्स, यानी नेट वर्क डन W1 प्लस W2, और ये आएगा 0, जो कि आप डायरेक्टली यहां से सोच के लिख सकते हो, हाँ या ना, कि नेट वर्क डन एक बॉडी पे टेंशन के कारण, सॉरी सिस्टम पे कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि इनके बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। समझ आया ये चीज, हाँ या ना? ऐसे ही देखो, मान लो अगर मैं बोलता हूं यहां से एक पुली के थ्रू एक ब्लॉक कनेक्ट कर रखा है, ये हमारा m1 मास है और ये हमारा m2 मास है, इसके ऊपर टेंशन T लग रहा है, इसके ऊपर भी टेंशन T। मान लो अगर ये x ऊपर तो क्या ये x नीचे, हाँ कि ना? अगर ये x ऊपर तो ये x नीचे, फिर से वर्क डन किसके बराबर? तो +T इंटू एक्स माइनस T इंटू एक्स कितना? 0, क्लियर। समझ आ रहा है भाई? फटाफट बोलो। टेंशन के द्वारा उस समय हम लोग वर्चुअल वर्क मेथड जो निकालते थे कि टेंशन के द्वारा वर्क डन 0 होता है, वो यहाँ देख भी रहे हैं, हाँ कि ना? वैसे ही अगर मान लो बात करें हम लोग नॉर्मल के बारे में, लो भाई यहाँ से एक 2 ब्लॉक रख दिया अपन ने, ये रहा कुछ ऐसा, इसके ऊपर एक m1 मास, ये एक m2 मास, इसके ऊपर फोर्स F लग रहा है। अब एक बात बताओ, क्या
ये दोनों साथ में मूव करेंगे, हाँ या ना? क्या ये दोनों साथ में जाएंगे? और इसके ऊपर अगर ये दोनों के दोनों अगर कितना जाएंगे, x, दोनों के दोनों कितने जाएंगे, x, इसके ऊपर नॉर्मल इधर और इसके ऊपर नॉर्मल इधर, हाँ या ना? इसके ऊपर नॉर्मल पीछे, इसके ऊपर नॉर्मल आगे की तरफ। अब एक बात सोचो जरा, ये नॉर्मल इधर, ये नॉर्मल इधर, तो वर्क डन, W के ऊपर वर्क डन, सॉरी W बोल रहा हूँ, M1 के ऊपर वर्क डन क्या माइनस n इंटू एक्स, हाँ या ना? पहले ब्लॉक के ऊपर जो वर्क डन आएगा क्या माइनस n इंटू एक्स, और दूसरे ब्लॉक के ऊपर वर्क डन n इंटू एक्स, दूसरे ब्लॉक के ऊपर, क्लियर नहीं है? यहां से देखो, ये मैंने दो ब्लॉक का एक सिस्टम ले लिया, इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे, दोनों ब्लॉक साथ में जाएंगे, मान लो दोनों ब्लॉक कितना जा रहा है, x डिस्टेंस, अगर एक x जा रहा है तो दूसरा भी x ही जाएगा, तो ये वाला इस पे नॉर्मल इधर लगाएगा, ये वाला नॉर्मल इस पे लगाएगा इधर की तरफ। इस नॉर्मल के कारण वर्क डन देखना है अपन, बस इंटरनल फोर्स के कारण वर्क डन की बात हो रही है, तो इस पे नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो माइनस n इंटू एक्स, इस पे नॉर्मल इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो W2 इक्वल टू n इंटू एक्स। क्या बोलते हो, अब समझ आया? तो नेट वर्क डन बाई नॉर्मल कितना हो गया, नेट वर्क डन बाई नॉर्मल, तो W1 प्लस W2, और मुझे लग रहा है ये भी कितना, 0। क्यों, आखिर 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दोनों ब्लॉक जो पहले साथ में थे वो अभी भी साथ में ही है, और उनमें कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यानी एक ब्लॉक ऐसा नहीं है कि पहले 2 मीटर की दूरी पे थे अब 4 मीटर की दूरी पे हो गए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसीलिए इनके द्वारा जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, 0। क्या ये चीज क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना? फटाफट बोलो जल्दी से। अब जो वर्चुअल वर्क वाला जो पार्ट था वो अब क्लियर हो गया कि हाँ यार, ये नेट वर्क डन बाई इंटरनल फोर्सेज किस बात पे डिपेंड करता है कि दो बॉडी के इंटर जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होता नहीं, इसलिए वर्क डन 0। चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं फ्रिक्शन के कारण वर्क डन। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। अब यहां से देखो, इसमें दो केस हम लोग देखेंगे, दो तरह का फ्रिक्शन, एक स्टैटिक दूसरा काइनेटिक। तो पहला हम लोग देखते हैं किसके कारण, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण। पहला हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो किसके कारण देख रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण अगर हम लोग देखें, हाँ भी देखते जाओ ना, जैसे मान लो पहला केस, इसी में भी दो केस आएंगे, स्टैटिक में भी दो केस। स्टैटिक में दो केस कौन से, कि अगर जो ब्लॉक अगर मान लो रखा हुआ है, जैसे दो केस आते थे ना, एक सरफेस जिसके ऊपर रखा हुआ है वो मूव कर रहा हो, यानी सरफेस जो है वो एक बार रेस्ट पे होगा, सरफेस इज एट रेस्ट। और एक केस में हम लोग देखेंगे जब सरफेस क्या हो रहा हो, हमारा मूव कर रहा हो। ठीक है भाई, चलो यार मान लो हमने ये लिया, यहां पे एक ब्लॉक है, ये एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है, कोई एक आदमी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है F, ठीक है, बट लेकिन जो ब्लॉक जो है वो कैसा है, एक ऐसा केस मान लो, इसको सरफेस इज एट रेस्ट की बजाय ऐसे मान लो, ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट। क्या एक बात बताओ, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर एक बात सोचो, क्या अगर ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे रहेगा तभी स्टैटिक लगेगा, या मूव करेगा उस समय भी स्टैटिक लग सकता है, हाँ या ना? मैं ये बोल रहा हूँ ब्लॉक जो रहे, अगर ये बोला जाए ब्लॉक, अरे भैया कहाँ जा रहे हो तुम लोग, तो क्या ही करते हो। मान लो ये भी 4 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये भी 4 मीटर पर सेकंड से, जरा बताना इसके ऊपर कौन सा है, स्टैटिक की काइनेटिक? कैसी बातें कर लेते हो भाई, फ्रिक्शन इतना डिटेल में पढ़ाया था, ये स्टैटिक की काइनेटिक, तो ये तो मूव कर रहा है ना भाई, ये तो मूव कर रहा है, ऐसा थोड़ी है कि ब्लॉक अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा तभी स्टैटिक लगेगा। यार तुम लोग ऐसा ना हो चैप्टर खत्म होने के बाद फिर से वही पहुंच जाओ जहां पहले थे।
कि सर फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट जो मोशन, ये सब चीजें नहीं करना भाई अपने को। चलो देखो यार इधर, ये एक एफ फोर्स लग रहा है लेकिन ब्लॉक जो है वो किस पे, रेस्ट पे। हमें पता है इसके ऊपर पीछे के डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन लगेगा, और इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर देखो, ये सरफेस बना रहा हूं मैं। चलो एक काम करता हूं मैं थोड़ा सा, ये रेस्ट पे है, ठीक है भाई। अब एक बात देखो, रेस्ट पे है तो इसका अगर मैं एफ बी डी बनाऊं तो ये हमारा क्या हो गया, ये सरफेस, और ये हमारा क्या हो गया, ब्लॉक। इसका मास स्मॉल एम, इसके ऊपर एक एफ फोर्स लगेगा, और इसके ऊपर स्मॉल एफ, और इस वाले के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स इधर के डायरेक्शन में। क्या बोलते हो, हाँ या ना? स्मॉल एम मास, इस पे फोर्स एफ, इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे, इस पे आगे की तरफ, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इस पे वर्क डन निकाले, वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आएगा? वर्क डन बाई फ्रिक्शन इस वाले पे, ब्लॉक पे, 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0, हाँ है ना। वर्क डन बाई फ्रिक्शन 0, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का 0। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन इस पे 0, इस सरफेस पे कितना, वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन किस पे, ऑन सरफेस। अगर सरफेस के ऊपर देखे तो भी कितना, 0। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, 0। क्या बोलते हो, हाँ या ना? तो नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन किसके बराबर, नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आएगा, 0 के बराबर। नेट वर्क डन बाई फ्रिक्शन 0। वर्क डन बाई सरफेस नॉट क्लियर। एक बात देखो, वर्क डन ऑन द सरफेस, ऑन सरफेस की बात कर रहा हूं मैं। ये सरफेस है, इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, लेकिन क्या ये सरफेस चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। ये सरफेस चल नहीं रहा है, ये सरफेस नहीं चल रहा है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या होगा भाई, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 तो वर्क डन कितना, 0, हाँ है ना। अगर ये सरफेस मूव नहीं कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन भी ऑब्जेक्ट सरफेस के ऊपर 0। चलेगी कब, अभी तो, अब जैसे ये तो ग्राउंड पे रखा हुआ है भाई, क्या जमीन को भी ले जाएंगे क्या अपन? क्या जमीन को ले जाए अपन यहां से कहीं और खिसका के? सरफेस चलेगी कब, वो तो अपने को कंडीशन अलग रहेगा ना। जो अभी जो ब्लॉक वाला जो मैंने बनाया था उसमें चल रहा था, जिस सरफेस के ऊपर ब्लॉक रखा था। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रख दो, दोनों 10 से जा रहे हैं तो यार नीचे वाला सरफेस तो चल ही रहा है। यहां अभी तो नहीं चल रहा ना फ्रिक्शन, यहाँ पे वर्क डन कितना, 0। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन और सरफेस कैसे, एक बात बताओ, अगर ये सरफेस, इस पे फ्रिक्शन तो पक्का इधर की तरफ लगेगा, तो ये इसको पीछे की तरफ अगर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है तो इस पे तो आगे ही लगेगा, तो इस पे किधर लगेगा, आगे ही लगेगा भाई, ठीक है। चलो यार, अब नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना, 0 हो गया, ठीक है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपने पास ना तो ऊपर वाला मूव कर रहा है ना नीचे वाला, ठीक है। केस सेकंड देखते हैं अपन, कौन सा केस सेकंड, अगर देखिए केस सेकंड हम लोग देखते हैं, केस सेकंड हम लोग देखे, केस सेकंड, if block is moving, if block is in motion with respect to ground, हो सकता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा हो लेकिन फिर भी उसके ऊपर कैसा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स लगे, स्टैटिक। कौन सा केस होगा, ये मान लो ये अपन ने ग्राउंड ले लिया, ये कैपिटल एम मास ले लो, मास की तो खैर कोई जरूरत ही नहीं, ये एक स्मॉल एम मास, ठीक है, चलो ले ही लेते हैं कैपिटल एम, ये स्मॉल एम। मान लो ये इधर की तरफ जा रहा है कोई, ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, ये इधर की तरफ भी जा रहा है। अब एक बात सोचो, अगर यहां से अगर बात करें इसका, अगर एफबीडी में बनाऊं, तो एफबीडी अगर बनाने चले तो यहां से पहले तो इसको थोड़ा सा ऊपर सेपरेशन के साथ बना देते हैं, ताकि समझ आ जाएगा कि किस पे कौन सा फोर्स। यहां से एक बात बताओ, ये जा रहा है, इसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक या काइनेटिक? इसके ऊपर कौन सा, स्टैटिक या काइनेटिक?
कौन सा फोर्स लगेगा? गलत हुआ बेटा, ध्यान रखना, मुंडी फोड़ दूंगा मैं यहाँ से। इस पे, इसके ऊपर कौन सा? काइनेटिक। बिल्कुल सही है, स्लिप कर रहा है। तो अभी इस काइनेटिक के कारण हमें वर्क डन के बारे में नहीं सोचना। इसके बारे में देखिए, यहाँ पे कौन सा? स्टैटिक। यहाँ पे कौन सा लगेगा? स्टैटिक। चलो यार, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं थोड़ा। ये इधर जा रहा है, ये इधर की तरफ, ठीक है। मैं फोर्स लगा रहा था इधर की तरफ, ये एक्सेलरेशन ले लो यार, ठीक है। ये मान लो फोर्स इसके ऊपर लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, क्या इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इधर की तरफ और इसके ऊपर पीछे की तरफ, हाँ कि ना? जो स्टैटिक फोर्स लग रहा है, हमें काइनेटिक के बारे में तो करना है, यही ये स्टैटिक फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर इधर, इसके ऊपर पीछे की तरफ, ठीक है। चलो यार, मान लो क्या अगर ये दोनों का डिस्प्लेसमेंट x, ये भी x मीटर जाएगा और ये भी x मीटर, हाँ कि ना? दोनों के दोनों x मीटर डिस्प्लेस होंगे, ये भी x जाएगा और ये भी x जाएगा, ठीक है। तो मैं अगर इसके ऊपर बात करूं, ये स्मॉल m मास है और ये कैपिटल M मास है, तो अगर मैं लिखूं वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉल m मास, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन किस पे? स्मॉल m मास पे अगर देखे तो क्या F इंटू एक्स के बराबर, हाँ कि ना? वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन स्मॉल m मास क्या होगा? F इंटू एक्स, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन कैपिटल M मास क्या? माइनस ऑफ F इंटू एक्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन कैपिटल M मास क्या? माइनस F इंटू एक्स। तो बोलो कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम किसके बराबर? 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम किसके बराबर? 0 के बराबर। सही बात। यानी एक बात ध्यान रखो, यहां से हमें एक पॉइंट क्या पता चल रहा है कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या पता चल रहा है कि वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, work done by static friction is always zero, is always zero। हमेशा क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक बात देखो, एक सरफेस पे वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन अ सिस्टम लिख दो, ऑन अ सिस्टम इज ऑलवेज 0, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिस्टम के एक ऑब्जेक्ट पे, एक ब्लॉक पे जितना पॉजिटिव वर्क करेगा उतना ही दूसरे पे नेगेटिव वर्क, हाँ है ना? हाँ कि ना? बिकॉज ऑन वन सरफेस it does positive work, it does positive work, and on another surface it does same amount of negative work, same amount of नेगेटिव वर्क, इसीलिए नेट वर्क डन क्या आएगा? 0 के बराबर। क्या बोलते हो? समझ आया सभी को?